नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे समान समाज। गिनी इंडेक्स में 25.5 का आया स्कोर। समानता में भारत ने G7 और G20 के सभी देशों को छोड़ा पीछे। नामीबिया ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने का किया फैसला। 2028-29 तक 20 देशों में यूपीआई लागू करने का है भारत का लक्ष्य। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों में लॉन्च हो चुका है यूपीआई। और ओंगे जनजाति के लिए स्थापित हुआ वन धन विकास केंद्र। यह कदम उठाया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। मकसद है ओंगे जनजाति के लोगों को बनाना आत्मनिर्भर। आइए खबरों की शुरुआत करें। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ दुनिया का चौथा सबसे समान समाज होने का दर्जा हासिल किया है। गर्व की बात यह है कि इस स्कोर के साथ भारत ने G7 और G20 के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। चलिए समझते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, गिनी इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिससे किसी देश में आमदनी या संपत्ति कितनी बराबरी से बटी है ये मापा जाता है। इसका स्कोर 0 to 100 के बीच होता है। 0 का मतलब होता है कि सभी लोग एक जैसी कमाई करते हैं, यानी पूरी बराबरी, और 100 का मतलब होता है पूरी कमाई सिर्फ एक ही आदमी के पास है और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं, पूरी असमानता। गिनी इंडेक्स को 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा गिनी इंडेक्स। इसका गणितीय आधार लॉरेंज कर्व नाम का एक ग्राफ होता है जिसमें एक तरफ जनसंख्या के प्रतिशत होते हैं और दूसरी तरफ उनकी कुल कमाई या संपत्ति होती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी गांव में 5 लोग हैं, हर कोई 10 रुपया कमाता है। इसका मतलब है कि सबकी कमाई बराबर है, तो गिनी इंडेक्स होगा 0, यानी परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन अगर गांव के एक आदमी के पास 50 रुपया है और बाकी 4 लोगों के पास 0 रुपए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गिनी इंडेक्स होगा 100, यानी परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब बात करें भारत की, तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स 2022 में 25.5 था, जो बहुत ही अच्छी बराबरी दिखाता है। भारत अब बराबरी के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। केवल स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस ही भारत से आगे हैं। भारत ने 2011 में 28.8 से सुधार करके 2022 में स्कोर 25.5 तक पहुंचाया है। यानी पता चलता है इससे कि पिछले 10 सालों में इनकम गैप काफी कम हुआ। इससे यह समझ आता है कि भारत में लोगों की आमदनी अब पहले से ज्यादा समान तरीके से बांटी जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। खासकर G7 और G20 में शामिल बड़े देशों से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद। हालांकि ये रिपोर्ट आने के बाद कई अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ भारत की इक्वालिटी को शक की निगाह से भी देख रहे हैं। इनका मानना है कि ये रिपोर्ट भारत की असलियत नहीं बता रही। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने ओंगे जनजाति के लिए एक वन धन विकास केंद्र स्थापित किया है। यह कदम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जन मन के तहत उठाया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य है कि ओंगे जनजाति के लोग आत्मनिर्भर बन सके, विशेषकर नारियल आधारित उत्पादों के जरिए। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। चलिए ओंगे जनजाति से रूबरू होते हैं। ओंगे जनजाति भारत की सबसे प्राचीन और मूल जनजातियों में से एक है। ये लोग नेग्रिटो नस्लीय समूह से ताल्लुक रखते हैं और लिटिल अंडमान द्वीप पर रहते हैं। यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये लोग सेमी नोमैडिक जीवन जीते हैं और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जैसे फल, शहद, मछली इत्यादि। इनकी धार्मिक आस्था एनिमिज्म पर आधारित है। एनिमिज्म यानी वो विश्वास जिसमें माना जाता है कि हर चीज जैसे पेड़, पत्थर, नदी, जानवर में कोई आत्मा या चेतना होती है। ये प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि एक जीवित इकाई मानने वाली सोच है। यानी ओंगे जनजाति पेड़, समुद्र, तूफान, पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास तो रखते ही हैं, लेकिन पूजा पाठ या किसी प्रकार की धार्मिक रस्में नहीं करते। ओंगे लोग अपनी खुद की भाषा बोलते हैं जिसकी कोई लिपि नहीं है। इनके कुछ अनोखे रीति रिवाज भी हैं, जैसे ये सफेद दांत को मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, इसलिए पेड़ की छाल चबाकर दांतों को लाल रंग से रंगते हैं। वे अपने शरीर और चेहरे पर भी सफेद और गेरुए रंग की मिट्टी से सजावट करते हैं। 1940 तक लिटिल अंडमान द्वीप पर सिर्फ ओंगे जनजाति ही रहती थी, लेकिन अब वहां भारत, बांग्लादेश और निकोबार से आए लगभग 17,000 लोग भी बस चुके हैं। पहले इनकी जनसंख्या साल 1900 में 670 थी, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश और भारतीय लोगों के संपर्क में आने के बाद
ये घटकर सिर्फ 96 रह गई है। फिर 1976 में सरकार ने इन्हें बेहतर जीवन और सुरक्षा देने के लिए डुगोंग क्रीक में बसाया, जो अब इनका आरक्षित क्षेत्र है। हालांकि ये जगह पहले के मुकाबले बहुत छोटी है। आपको बता दें कि ओंगे दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाली जनजातियों में गिने जाते हैं। यहाँ के 40% से ज्यादा विवाहित दंपति निसंतान हैं, इसलिए ये जनजाति विलुप्ति के कगार पर है और इसे संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 3x35 नाम की एक नई पहल शुरू की। इसका उद्देश्य है सभी देश 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों यानी सुगरी ड्रिंक्स की असल कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करें। दरअसल WHO का मानना है कि इन हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स अगर बढ़ाया जाए तो इससे न सिर्फ इनकी खपत कम हो जाएगी, बल्कि करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है और साथ ही सरकारों को भारी राजस्व भी मिलेगा। इस पहल के तहत अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, 3x35 इनिशिएटिव के 3 मुख्य एक्शन हैं। पहला, देशों को प्रेरित करना। इसके लिए WHO सीधे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों से संवाद करेगा और उन्हें इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा है नीति सहायता देना। जो देश इस दिशा में नीति बनाना चाहते हैं उन्हें WHO और उनके साझेदार तकनीकी सहायता, डेटा और अच्छे उदाहरण देंगे। तीसरा, साझेदारी और जागरूकता बढ़ाना। इसके जरिए सरकारों, सिविल सोसाइटी और जनता के बीच सहयोग और जागरूकता बढ़ाकर स्वास्थ्य से जुड़े टैक्स को एक मजबूत और टिकाऊ साधन बनाया जाएगा। कुल मिलाकर यह पहल टैक्स के जरिए लोगों की सेहत सुधारने, खतरनाक चीजों की खपत घटाने और साथ ही सरकारों को जरूरी फंड इकट्ठा करने का एक बहुआयामी प्रयास है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। इधर ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा घाना, मालदीव और मॉरिटानिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $120 मिलियन से ज्यादा की नई फंडिंग को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि GCF दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु फंड है, जिसे 2010 में COP16 के दौरान मैक्सिको के कानकुन में स्थापित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क यानी UNFCCC का एक वित्तीय हिस्सा है। इसका मकसद है विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु लचीले रास्तों पर आगे बढ़ने में मदद करना। दोस्तों, इस पर भी ध्यान दीजिए कि GCF एक कंट्री ड्रिवन अप्रोच को अपनाता है, यानी हर देश अपनी जरूरत के अनुसार योजना बनाते हैं और GCF उसमें फंडिंग करता है। ये फंड अपने 50% संसाधन मिटिगेशन और 50% संसाधन एडेप्शन पर निवेश करता है। आपको बता दें, मिटिगेशन का मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना और एडेप्टेशन का मतलब है बाढ़, सूखा जैसी जलवायु समस्याओं से निपटने के तरीके को अपनाना। खास बात यह है कि इसके एडेप्टेशन फंड का कम से कम आधा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित देशों जैसे कि छोटे द्वीपीय देश, सबसे कम विकसित देश और अफ्रीकी देशों में जाता है। GCF एक स्वतंत्र संस्था है और इसका मुख्यालय सोंगडो, दक्षिण कोरिया में है। इसका स्वतंत्र सचिवालय 2013 में काम करने लगा था। कुल मिलाकर यह फंड विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने में फाइनेंस, विशेषज्ञता और नीति सहायता देता है। दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स इस समय चिंतित हैं। चिंता इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि में एक संशोधन प्रस्तावित हुआ है। इस संधि का नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इस संधि को 3 नवंबर 2001 को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया था
इसका मकसद है दुनिया भर में खाद्य और कृषि से जुड़े पौधों की जैव विविधता को बचाना और साझा करना। इस संधि के तहत किसान, वैज्ञानिक और बीज तैयार करने वाले लोग आसानी से जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच बना सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि नई और बेहतर फसलें तैयार की जा सकती हैं, जैसे कि ज्यादा उत्पादन देने वाली या जलवायु बदलाव को झेलने वाली फसलें। ये संधि किसानों के योगदान को भी मान्यता देती है, क्योंकि सदियों से किसानों ने अलग अलग फसलों की किस्मों को सहेजा है और बचाया है। खास बात यह है कि जब कोई रिसर्चर या कंपनी इन बीजों से फायदा कमाती है तो उसे उसका हिस्सा भी किसानों के साथ बांटना होता है। इस ट्रीटी के तहत एक मल्टीलैटरल सिस्टम MLS बनाया गया है। इससे एक देश का जेनेटिक मटेरियल दूसरे देश के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही एक बेनिफिट शेयरिंग फंड BSF भी है, जो विकासशील देशों में किसानों और संस्थाओं को फंडिंग देता है। यह फंड खेती में सुधार, बीमारियों से लड़ने वाली फसलें और जलवायु के असर से बचाव जैसे कार्यों में लगाया जाता है। अब हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं ने इस ट्रीटी के Annex 1 में संशोधन के प्रस्ताव पर चिंता जताई। दरअसल Annex 1 ये तय करता है कि कौन कौन सी फसलें ट्रीटी के दायरे में आएंगी। अगर इसमें बदलाव हुआ तो भारत जैसे देशों के पारंपरिक बीजों को नुकसान हो सकता है, यानी ज्यादा जेनेटिक मटेरियल दूसरे देशों को मिलेगा लेकिन फायदा कम मिलेगा। इसलिए भारत चाहता है कि कोई भी संशोधन किसानों और विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर ही हो। संधि का मकसद साझा विकास है, लेकिन इसके नियम संतुलित होने चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की हाल ही में नामीबिया यात्रा के दौरान नामीबिया ने भारत के UPI सिस्टम को अपनाने का फैसला किया और इसके लिए एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नामीबिया में भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स UPI के जरिए किए जा सकेंगे, जैसे हम भारत में करते हैं। देखिए, भारत के रिजर्व बैंक और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने यह लक्ष्य रखा था कि साल 2028-29 तक 20 देशों में UPI सिस्टम को लागू किया जाए। वर्तमान में भारत का UPI सिस्टम भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और UAE जैसे देशों में पहले से ही लॉन्च किया जा चुका है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इससे आप एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या ले सकते हैं, वो भी बिना बैंक डिटेल्स डाले। अब UPI को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई और अहम कदम उठाए हैं। इसके लिए सबसे पहले NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना 2020 में की गई थी। यह NPCI की एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका मकसद UPI और रुपे कार्ड को भारत के बाहर भी लागू करना है। सीधी भाषा में इसके जरिए भारत की डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी को विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने UPI वन वर्ल्ड नाम से एक सुविधा शुरू की है, जिसके तहत G20 देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों और NRIs को एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे वॉलेट दिया जाता है, जिसे UPI से जोड़ा जा सकता है। इससे वे भारत में रहने के दौरान आसानी से UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI रिपोजिटरी बनाई थी, जो दुनिया भर के देशों को डिजिटल सिस्टम डेवलप करने में मदद करती है। इसके साथ ही भारत ने एक सोशल इंपैक्ट फंड की भी घोषणा की थी, जिससे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, UPI को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के कई फायदे हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान और तेज होगा। पेमेंट सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, यानी एक देश का सिस्टम दूसरे देश के सिस्टम से बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा। साथ ही यह भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी यानी टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में प्रभाव और साख को बढ़ाने में मदद करेगा। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर।
अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। पेरू की 3500 साल पुरानी गुमनाम सभ्यता की खोज हाल ही में पुरातत्वविदों ने पेरू में पेनिको नाम के एक प्राचीन शहर के तौर पर खोजा। इसकी उम्र लगभग 3500 साल मानी जा रही है। यह खोज मानव सभ्यता के लिए बहुत अहम है क्योंकि यह जगह दक्षिण अमेरिका की सबसे शुरुआती सभ्यताओं की कहानी को और आगे ले जाती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, पेनिको पेरू की राजधानी लीमा से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में बैरांका प्रांत में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊपर है। यह वही इलाका है जहां करीब 5000 साल पहले कराल नाम की सभ्यता पनपी थी, जिसे अब तक अमेरिका की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। पेनिको को कराल सभ्यता की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, यानी कराल के लोग समय के साथ पेनिको की ओर बढ़े थे और वहां नई तरह की बस्ती और इमारतें बनाई थी। हाल की खोज के अनुसार यहां अब तक 18 अलग अलग संरचनाएं खोजी गई हैं, जिनमें पूजा स्थलों से लेकर रहने के लिए बने बड़े घर भी शामिल हैं। पेनिको की सबसे खास बात है इसका एक बड़ा केंद्रीय चौक। इसकी दीवारों पर बनी हुई आकृतियां और नक्काशियां बहुत खास हैं। इनमें खास तौर पर पुतुतु नाम के शंख को दिखाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह शंख शायद धार्मिक आयोजनों या संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा यहाँ मिट्टी से बनी मानव और पशु मूर्तियां, धार्मिक वस्तुएं और समुद्री सीपियों और मोतियों से बने हार पाए गए हैं। पेनिको का ऊंचाई पर स्थित होना दिखाता है कि वहां रहने वालों ने जगह सोच समझकर चुनी थी, शायद बाढ़ और भूस्खलन से बचने या फिर अपनी इमारतों की भव्यता को बढ़ाने के लिए। इतिहासकारों का मानना है कि पेनिको उस दौर का एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा जो तटीय इलाकों को एंडीज पर्वतों और अमेजन क्षेत्र से जोड़ता था। यानी ये शहर व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संपर्क का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि जब कराल सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पहले पेरू की सूपे घाटी में बस रही थी, तब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत हो रही थी। उसी दौर में मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता विकसित हो रही थी और मिस्र में प्राचीन राजवंशों के तहत पिरामिडों का निर्माण शुरू हो चुका था। यही वह समय था जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता भी अपने प्रारंभिक चरण में थी। यह वही समय था जब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा जैसे शहर बनना शुरू हो चुके थे। चलिए ये भी जानते हैं कि पेनिको सभ्यता की समकालीन सभ्यता और कौन कौन से थी। जब पेरू की पहाड़ियों पर पेनिको सभ्यता अपने मंदिर और घर बना रही थी, तब दुनिया के और हिस्सों में भी इंसान सभ्यता के राह पर तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे मिस्र में फिरौन पिरामिड बनवा रहे थे, वहीं मेसोपोटामिया में बाबुल के राजा हम्मुराबी ने अपने मशहूर कानून बनाए थे जिनसे समाज को चलाने के नियम तय हुए थे। उधर भारत में हड़प्पा सभ्यता का आखिरी समय चल रहा था। यहाँ लोग अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे छोटे गांवों में बसने लगे थे। इसके अलावा लगभग इसी समय चीन में शांग राजवंश की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पहली बार लोग लिखना सीख रहे थे और कांसे से हथियार बना रहे थे। और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के जंगलों में मायन सभ्यता धीरे धीरे आकार ले रही थी, जहां लोग खेती करना, खगोल विज्ञान समझना और अपने कैलेंडर बनाना सीख रहे थे। यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने हाल ही में बुल्गारिया को यूरो अपनाने की मंजूरी दे दी है। अब यह देश 1 जनवरी 2026 से यूरोप की साझा मुद्रा यूरो का इस्तेमाल शुरू करेगा। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। अब थोड़ा जान लेते हैं बुल्गारिया के बारे में। यह देश दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में फैला है। इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं। उत्तर में रोमानिया, दक्षिण में तुर्की, ग्रीस और पश्चिम में सर्बिया तथा उत्तर मैसेडोनिया। इसके पूर्व में काला सागर है, जिससे इसे समुद्री किनारा भी मिलता है। देश के बीच से बाल्कन माउंटेन्स गुजरते हैं, जबकि दक्षिणी हिस्से में रोडोपे पर्वत ग्रीस की सीमा के पास फैले हैं। बुल्गारिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मुसाला। इसकी ऊंचाई है करीब 9594 फीट और ये रिला पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नदियों में डेन्यूब नदी सबसे महत्वपूर्ण है, जो रोमानिया के साथ सीमा बनाती है। इसके अलावा इस्कर, मरित्सा, स्ट्रूमा, तुंजा और यांत्रा नदियां भी बहती हैं। बुल्गारिया का मौसम सामान्यतः महाद्वीपीय जलवायु वाला होता है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में कुछ हद तक मेडिटेरेनियन असर भी देखने को मिलता है। देश की राजधानी है सोफिया, जो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब बुल्गारिया यूरो को अपनाने जा रहा है तो यह उसके लिए एक बड़ा और असरदार फैसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे देश को एक मजबूत और स्थिर मुद्रा प्रणाली मिलेगी, जो विदेशी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगी। पहले जहां मुद्रा बदलने में दिक्कतें आती थी, अब यूरो अपनाने से व्यापार और निवेश करना आसान हो जाएगा। साथ ही बुल्गारिया की आर्थिक नीतियां यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB से जुड़ जाएंगी, जिससे उसकी मौद्रिक व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम और बेहतर होंगे। इससे देश में महंगाई पर नियंत्रण रखने
और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। राजनीतिक रूप से यह फैसला दिखाता है कि बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन के साथ गहरे जुड़ाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे उसे यूरोप के दूसरे विकसित देशों से अधिक सहयोग और समर्थन मिल सकेगा। साथ ही यह कदम पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र के देशों को भी प्रेरित करेगा जो यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूरो अपनाने का फैसला सुरक्षा और भू राजनीतिक स्तर पर भी अहम है, क्योंकि बुल्गारिया का यूरो क्लब में शामिल होना यूरोप को रूस जैसे बाहरी प्रभावों से थोड़ा और सुरक्षित करता है। इसके अलावा इससे बुल्गारिया में पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक नई मुद्रा अपनाने का फैसला नहीं है, बल्कि बुल्गारिया के लिए आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इधर BIND स्कीम सुर्खियों में है। BIND स्कीम का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। आइए समझते हैं इस स्कीम को। देखिए, ये स्कीम भारत सरकार की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को आर्थिक मदद देना है। आर्थिक मदद इसलिए देना है ताकि वो अपने प्रसारण ढांचे को अपग्रेड कर सके और विस्तार कर सके। हाल ही में इसी योजना के तहत उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि इस योजना का उद्देश्य केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना नहीं है, बल्कि ये कंटेंट डेवलपमेंट, सिविल वर्क्स, डिजिटल और हाई क्वालिटी कंटेंट के निर्माण पर भी ध्यान देती है। अब इससे होगा क्या? दरअसल इसका फायदा उन इलाकों को भी मिलेगा जो अब तक अच्छी कवरेज से वंचित थे, जैसे नक्सल प्रभावित इलाके, बॉर्डर वाले इलाके और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र। इसके अलावा BIND स्कीम के तहत DTH प्लेटफॉर्म की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि और ज्यादा चैनल्स दिखाए जा सकें। इससे दर्शकों को गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मिल सकेगा, वो भी देश और विदेश दोनों के लिए। खास बात यह है कि इस योजना में आम लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि प्रसारण से जुड़ी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और इंस्टॉलेशन जैसे कामों में कामगारों की जरूरत पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना से FM ट्रांसमीटर कवरेज में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले जहां FM सिग्नल देश की 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी तक पहुंचता था, अब उसे बढ़ाकर 66% क्षेत्रफल और 80% आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी BIND योजना न सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है, बल्कि जनसंचार को लोकतांत्रिक बनाने, रोजगार बढ़ाने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स से रिलेटेड आंकड़े जारी हुए। 2024 के आंकड़ों के अनुसार रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के वैश्विक भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा चीन के पास है, जो कुल भंडार का 49% है। इसके बाद ब्राजील 23% के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा REE भंडार रखने वाला देश है, जिसके पास कुल वैश्विक भंडार का लगभग 8% हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया 6% और रूस 4% भंडार के साथ क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। शेष अन्य देशों के साथ मिलाकर लगभग 10% भंडार। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भले ही कई देशों के पास REE मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक रूप से इसकी ज्यादातर उपलब्धता कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये नए आंकड़े क्या कहते हैं। ये नए आंकड़े कहते तो हैं कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार है, लेकिन बावजूद इसके भारत वैश्विक REE खनन में 1% से भी कम योगदान देता है। दूसरी ओर चीन दुनिया के कुल REE भंडार का 49% रखता है और 69% खनन करता है, और तो और 90% रिफाइनिंग पर भी उसका कब्जा है।
दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की तारीख में इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली बहुत खास हैं। आज की सभी आधुनिक तकनीक जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, डिफेंस सिस्टम और हाई क्वालिटी मैग्नेट बनाने में ये एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। आपको बता दें कि पूरी धरती पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स तत्व कुल 17 प्रकार के हैं। इनमें 15 लैंथेनाइड्स जैसे सेरियम, नियोडिमियम, लैंथेनम, समेरियम और 2 अन्य तत्व स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं। ये सभी तत्व भले ही रेयर कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ तत्व धरती में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दरअसल चुनौती यह है कि ये आमतौर पर किसी एक जगह शुद्ध रूप में नहीं मिलते, बल्कि दूसरे खनिजों के साथ पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें अलग करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगी प्रोसेस की जरूरत होती है। इनमें रेडियो एक्टिव रिस्क भी होता है। यही वजह है कि इनका खनन और रिफाइनिंग तकनीक रूप से काफी कठिन है और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है। अब भारत की बात करें तो भारत में REE ज्यादातर मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं, जिसमें थोरियम भी होता है। ये रेत खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों में मिलती है। भारत इस क्षेत्र में पीछे इसलिए है क्योंकि REE का खनन और प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल और खर्चीला है। भारत के पास इन्हें खनन करने, अलग करने और ऑक्साइड के रूप में रिफाइन करने की तकनीक तो है, लेकिन उससे आगे की प्रोसेस जैसे अलॉय या मैग्नेट बनाने की क्षमता भी नहीं है। इसके अलावा भारत में सिर्फ हल्के REE ही मिलते हैं, जबकि भारी REE कम मात्रा में है। वहीं तटीय क्षेत्रों में जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में सख्त पर्यावरण नियम भी खनन को लिमिटेड कर देते हैं। फिलहाल भारत में केवल एक ही सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मोनाजाइट से REE कंपाउंड तैयार करने का काम करती है। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने यूरोप के CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की निंदा की है और उसे खारिज कर दिया है। ब्रिक्स देशों ने CBAM को एक तरफा और अनुचित व्यापारिक बाधा बताया। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने 2023 में एक नीति पेश की थी जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM कहा जाता है। इसका मकसद है किसी खास प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाना। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट किसी ऐसे देश में बना है जहां उत्पादन के दौरान बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है और जब वह यूरोप में बेचा जाएगा तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर भारत में बना स्टील या सीमेंट यूरोप भेजा जाता है और उसके निर्माण में यूरोप से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है तो उस पर CBAM टैक्स लगेगा। इससे होगा यह कि विकासशील देशों के उत्पाद महंगे हो जाएंगे और यूरोप के बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए, CBAM की प्रक्रिया यह है कि यूरोप के इंपोर्टर को कार्बन सर्टिफिकेट खरीदने होते हैं जो ये दिखाएंगे कि अगर यही सामान यूरोप में बनता तो कितना टैक्स लगता। अगर कोई एक्सपोर्टर देश पहले से ही अपने यहां कार्बन टैक्स चुका दिया है किसी ने, तो उतना टैक्स यूरोप में नहीं देना होगा। यूरोपियन संघ कहता है कि यह पॉलिसी कार्बन लीकेज रोकने के लिए है, यानी कंपनियां उन देशों में न चली जाएं जहां पर्यावरण के नियम कम सख्त हैं। लेकिन भारत, चीन और अन्य विकासशील देश इस पर नाराज हैं। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में इसे एक तरफा, भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि पर्यावरण का नाम लेना एक बहाना है, असल में ये व्यापार में बाधा है। ये देश कह रहे हैं कि इससे इनका हरित ऊर्जा की ओर बदलाव का सफर धीमा हो जाएगा। विकासशील देश पहले से कह चुके हैं कि उनके पास पर्यावरण सुधार के लिए संसाधन सीमित हैं। पेरिस समझौता भी कहता है कि विकासशील देशों को किसी भी रिस्पॉन्स मेजर्स से नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं 2023 की दुबई की COP28 बैठक में भी माना गया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वे व्यापार में अनुचित भेदभाव न पैदा करें। देखिए, CBAM अभी कुछ उत्पादों पर लागू है जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, बिजली और फर्टिलाइजर, लेकिन आगे चलकर इसे और भी कई चीजों पर लागू किया जा सकता है। चूंकि यूरोप दुनिया का 15% आयात करता है, इसलिए इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल CBAM अभी ट्रांजिशन फेज में है और 2026 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन की आड़ में अब एक नया तरह का क्लाइमेट प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है, जिससे ग्लोबल ट्रेड का संतुलन विकसित देशों के पक्ष में जा रहा है। भारत और दूसरे विकासशील देश कह रहे हैं कि ये कदम क्लाइमेट जस्टिस के खिलाफ है और इससे ग्लोबल सॉल्यूशन की बजाय असमानता बढ़ेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जैपोनिका राइस की क्षमता में बदलाव किया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जैपोनिका राइस में फॉस्फेट को बेहतर तरीके से सोखने और पौधे के अंदर तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाया है और ये कमाल वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से किया है। यह एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है क्योंकि फास्फोरस पौधों की बढ़त और उत्पादन के लिए बहुत जरूरी मिनरल है, लेकिन जमीन में इसकी उपलब्धता अक्सर बहुत कम होती है। आपको बता दें कि फास्फोरस की कमी से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और उपज में भारी गिरावट आती है।
फास्फोरस खास तौर पर सौर ऊर्जा को पौधे के उपयोगी तत्वों में बदलने, जड़ों के विकास में, दालों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता बढ़ाने और फूलों तथा बीजों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह एक उपलब्धि ही है कि क्रिस्पर तकनीक से वैज्ञानिक अब चावल को इस तरह तैयार कर पा रहे हैं कि वह मिट्टी से ज्यादा फास्फोरस को खींच सके और अपने पूरे सिस्टम में बेहतर तरीके से फैला सके। दोस्तों, इससे न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि उर्वरकों पर निर्भरता भी घटेगी, जो पर्यावरण के लिहाज से भी एक सकारात्मक कदम है। देखिए, जैपोनिका राइस चावल की एक खास प्रजाति है। इसे मुख्यतः ठंडी या समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे जापान, कोरिया, चीन के उत्तरी हिस्से में, यूरोप में, अमेरिका में। इसके दाने छोटे, मोटे और थोड़े गोल होते हैं और पकने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। इसी वजह से यह सुशी जैसे पारंपरिक व्यंजनों के लिए आदर्श माना जाता है। ध्यान दीजिए कि इसकी खेती कम तापमान में अच्छी होती है और यह आमतौर पर इंडिका राइस के मुकाबले कम लंबा होता है। जैपोनिका राइस इसलिए खास है क्योंकि इसमें पोषण जबरदस्त होता है और इसकी गुणवत्ता विश्व स्तर पर सराही जाती है। वहीं भारत में जैपोनिका राइस बहुत सीमित मात्रा में उगाया जाता है क्योंकि इसकी खेती ठंडी या समशीतोष्ण जलवायु में ही बेहतर होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्र गर्म और आर्द्र हैं, जो इंडिका राइस के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे या फिर पहाड़ी इलाकों में रिसर्च या खास एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के तहत जैपोनिका राइस की कुछ किस्मों की खेती की जाती है। इसके अलावा कुछ कृषि अनुसंधान संस्थानों जैसे ICAR और NIPGR भी इस पर रिसर्च करते हैं ताकि इसकी उपज क्षमता और पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सके। यह सच है कि भारत में इसका वाणिज्यिक उत्पादन बहुत सीमित है, लेकिन बढ़ती ग्लोबल डिमांड और इसके पोषण मूल्यों को देखते हुए धीरे धीरे इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत के गिनी इंडेक्स स्कोर को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आया है? भारत दुनिया का सबसे असमान देश बन गया है। भारत ने गिनी इंडेक्स में 25.5 स्कोर के साथ समानता में G7 और G20 देशों को भी पीछे छोड़ा है। भारत का गिनी इंडेक्स 2022 में 55.2 रहा, जो असमानता को दर्शाता है। गिनी इंडेक्स केवल विकसित देशों के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न है, ओंगे जनजाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक नस्लीय समूह से ताल्लुक रखते हैं और निकोबार द्वीप में रहते हैं। ये एनिमिज्म को मानते हैं लेकिन किसी धार्मिक रस्म का पालन नहीं करते। ये पूर्ण रूप से शहरी जीवन शैली अपना चुके हैं और खेती पर निर्भर हैं। इनकी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मुख्यालय सोंगडो, दक्षिण कोरिया में है। यह संयुक्त राष्ट्र के UNFCCC ढांचे का एक वित्तीय तंत्र है। यह केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली योजनाओं को फंडिंग देता है। यह विकासशील देशों को अनुकूलन और न्यूनीकरण दोनों के लिए सहायता देता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ट्रीटी केवल विकसित देशों के बीच जेनेटिक मटेरियल को साझा करने पर केंद्रित है। इस ट्रीटी के तहत बेनिफिट शेयरिंग फंड विकासशील देशों के किसानों को सहायता देता है। यह ट्रीटी केवल बीज कंपनियों को जेनेटिक एक्सेस की अनुमति देता है। या फिर एनेक्स 1 केवल व्यापारिक फसलों के बौद्धिक संपदा अधिकार को तय करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI की अंतर्राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में सही है? UPI वन वर्ल्ड केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना UPI को वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए हुई थी।
यूपीआई केवल उन देशों में काम करता है जो G7 समूह के सदस्य हैं, या फिर ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी केवल भारतीय बैंकों को डेटा एक्सेस प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए पेनिक्सो शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कराल सभ्यता का ही एक विस्तार माना जा रहा है। पेनिको सभ्यता मिस्र की पिरामिड कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी के समकालीन थी। यह शहर समुद्र तल से नीचे स्थित था, जिससे व्यापार में आसानी होती थी। यह स्थल व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र माना जाता है। सही विकल्प चुनना है केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही BIND योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें राज्यों को आंशिक फंडिंग दी जाती है। इसका उद्देश्य प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे और नेटवर्क को बेटर बनाना है। योजना के तहत केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर ही ध्यान दिया जाता है। इससे सीमावर्ती और दूर दराज क्षेत्रों को भी FM और DTH कवरेज मिल सकेगा। सही विकल्प चुनना है केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, या फिर केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CBAM केवल उन उत्पादों पर लागू होता है जो यूरोपीय देशों में बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना बताया गया है। CBAM से विकासशील देशों के उत्पाद प्रतिस्पर्धा में कमजोर हो सकते हैं। पेरिस समझौता विकासशील देशों को ऐसे रिस्पॉन्स मेजर से बचाने की बात करता है। सही विकल्प चुनना है केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर सभी कथन सही हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को आपसे मुलाकात होगी। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जवाब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।